हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है और उसमें यूनिट देखें तो तीसरा जो यूनिट है वो साहित्य शास्त्र से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक दिया गया है, जैसे आपको काव्य के लक्षण, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। तो इसके बाद 5वें पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि आपको सिलेबस में क्या करना है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत को समझना है। बाकी फिर अरस्तु के अनुकरण, त्रासदी विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, और फिर रूसी रूपवाद और नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। तो हम ये पूरा ही पाठ्यक्रम कराने वाले हैं और आपको इसका पीडीएफ हिंदी और प्राइड पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। होपफुली जो हम ये सेशन लेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम बात करते हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत से संबंधित बातें। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत प्लेटो का नाम आता है हिंदी साहित्य में। प्लेटो के बारे में पहले हम परिचय लेते हैं कि ये यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो, जो कि इनके गुरु सुकरात थे और इनके शिष्य अरस्तु भी थे, और हमें अरस्तु के बारे में भी पढ़ना है। तो यूनान के महान दार्शनिक जो प्लेटो थे, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका समय काल रहा है, और ये एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। सुकरात के शिष्य थे और एथेंस में इनका जन्म हुआ। एथेंस में इन्होंने क्या किया कि एथेंस में ही इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, और इनके अलावा जब अंतिम समय तक ये वहाँ पे अध्यापन कार्य में संलग्न रहे थे। और अरस्तु को देखें तो वो भी प्लेटो के शिष्य थे। यानी यहाँ पे हम देखिए बना दिए हैं कि अरस्तु जो है शिष्य है प्लेटो के, और प्लेटो शिष्य किसके हैं, सुकरात के। और इन्होंने क्या किया, एथेंस में ही 388 ईस्वी पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की थी और अंतिम समय तक उसी में अध्यापन में कार्यरत रहे। यहाँ पे देखिए हमारे जो पाठ्यक्रम में यूजीसी के, वो प्लेटो के काव्य सिद्धांत संबंधी जानकारी के बारे में पढ़ना है। बाकी प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत भी है। तो यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो प्लेटो का मध्य क्या है, मतलब कि क्या विचार है, क्योंकि देखिए साहित्य में हम ऐसे दार्शनिकों को क्यों पढ़ते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दार्शनिकों को। तो बात करें कि प्लेटो जो है जिस समय थे वहाँ पे यूनान में, अगर उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो प्लेटो के समय तक कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था जहाँ पे वो रहे, क्योंकि एक कविकार का जो साहित्यिक परिवेश से ही बहुत कुछ निर्माण होता है। तो उनके समय में कवि का जो समाज में महत्ता था वो आदरणीय स्थान था। और इनके ये होता था इनके विचार से कि जो कवि होता है वो उपदेशक, मार्गदर्शक, संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। ये भी इसी तरीके से रखते थे। लेकिन ये जो प्लेटो का समय काल था, उस समय आप देखिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ उनके परिवेश के उस अनुकूल नहीं थी कि वहाँ पे काव्य को अच्छे से गढ़ा जाए। तो इनके साथ समस्या ये थी कि ये कवि कर्मता की दृष्टि से हेय जो दृष्टि होती उससे देखते थे। आदर भाव वो तो समाज में स्थापित था, लेकिन इनको कवि को देखने की जो नजरिया इनका था वो कवि कर्म दृष्टि को हेय मानते थे। और प्लेटो का ये मानना था कि वो साहित्य को किस तरीके से, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य शास्त्र हमारे सिलेबस में है, तो इनका साहित्य से क्या सरोकारिता है हम उसके बारे में बात करें तो प्लेटो मानते हैं कि साहित्य का महत्व उसी समय तक या उसी सीमा तक है जहाँ तक वो लोगों को क्या करे, लाभ दे। यानी गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिस्थापित करे। और इनका मानना ये भी है कि कला और साहित्य की कसौटी जो होती है उसके लिए आनंद एवं सौंदर्य ना होकर उपयोगितावादी दृष्टि। तो एक पर प्रश्न ये बनता है कि कौन सा ऐसा दार्शनिक है हिंदी साहित्य में या पाश्चात्य दार्शनिक के क्षेत्र में देखा जाए कि जो कला को देखता है लेकिन कला को भी वो उपयोगिता की दृष्टि से देखता है। तो ऐसा है प्लेटो का मत। तो प्लेटो के परिचय के संबंध में बात करें इनके, तो जन्म इनका बता दिया, निधन 347। मूल नाम इनका अरिस्टोक्लीस करके था। ये यूनान के महान दार्शनिक हैं। ये सुकरात इनके गुरु थे, अरस्तु इनके शिष्य थे। इनके द्वारा दिया गया नाम इनको क्या था, प्लाटोन नाम दिया गया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन रचनाओं में देखें तो इयॉन रचना प्रसिद्ध है, रिपब्लिक प्रसिद्ध है, फेब्रुस करके, द लॉज करके। तो 3 रचनाओं को तो हम बहुत ही प्रमुख रूप में जानते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है
खास करके प्लेटो से संबंधित, तो वो क्वेश्चन होता है कि द रिपब्लिक किसका है, द लॉज किसका है, द स्टेटमैन जो है ये किसका है। तो देखिए रिपब्लिक गणराज्य से संबंधित, द लॉज करके इनकी पुस्तक वो नियम कानून से संबंधित है, द स्टेटमैन ये 3 स्टेट्समैन जो है ये 3 इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो इयॉन, क्रेटिलस, प्रोटोगोरस, गोर्गियोस, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, फेब्रूस, फिलेबस, द लॉज, ये सारी इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनकी माता का क्या नाम है, तो इनकी माता का नाम पेरिक्टोन था। होमर जो थे ये किसके समकालीन थे, तो होमर प्लेटो के समकालीन कवि थे, जिसके कवि कर्म को प्लेटो हे दृष्टि से देखते थे। मतलब मैंने इनका बताया कि इनकी जो लॉजिक जो थी कविता संबंधी जो धारणा थी कि अगर वो उपयोगिता की दृष्टि यानी कोई भी काव्य रचा जा रहा है किसी काव्यकार के द्वारा, रचनाकार के द्वारा, तो उसमें समाज को कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो निरर्थक है। यहाँ तक इन्होंने इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कही है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है। यानी एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जनित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इनकी उपयोगिता का सिद्धांत तो साफ साफ नजर आता है कि इन्होंने कला और साहित्य की कसौटी उसके लिए आनंद एवं सौंदर्य नहीं माना है, बल्कि उपयोगितावादी दृष्टि मानी है। और उसी के संदर्भ में ये गोबर से भरी हुई टोकरी सुंदर तभी कही जा सकेगी जब उपयोगिता रखती हो, अन्यथा वो चमक भी रही है तो क्या, वो तो निरर्थक ही है। तो उपयोगितावादी दृष्टि के संबंध में इन्होंने ये बात कही थी। इनके दर्शन संबंधी कुछ विचार हैं। वैसे इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया हमारे पाठ्यक्रम में है कि हमें पढ़ना है इनका काव्य संबंधी सिद्धांत, लेकिन अनुकरण सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। तो काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, काव्य के अनुकरण का सिद्धांत, दर्शन संबंधी इनके कुछ सिद्धांत हैं जैसे आदर्श राज्य, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, प्रत्यय या विचार सिद्धांत, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वे केवल उनकी छायाओं बिंबों का ही निर्माण करते हैं। कलाकार क्या करते हैं, वास्तविक जीवन के पदार्थ का स्वयं उत्पन्न नहीं करते, वो तो केवल उनकी जो छाया है, बिंब है, उसी का निर्माण करते हैं। बाकी उपयोगितावादी दृष्टि से इनके संदर्भ में जो इनके द्वारा कथन कही गई है तो उपरोक्त कथन था। तो सामाजिक हित की दृष्टि से उनका यही मानना था कि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई ऐसी रचना रच दी गई है समाज में जो कि अगर देखा जाए कि मतलब वो इस तरीके से रचा गया हो कि उस समय का यूनानी साहित्य जो है, मतलब उस समय के समाज में अगर देखा जाए तो कोई भी साहित्य ऐसा हो जो काम उत्तेजक हो, भावोद्वेलन प्रदान करता हो या प्रकट करता हो, तो उसका समाज में एक तरीके से देखा जाए तो कोई योगदान नहीं है। काव्य की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांतों में देखिए साहित्य संबंधी जो इनके सिद्धांत रहे हैं, तो काव्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, काव्य सृजन जो है, पहली बात तो इनका मानना ये है कि जो भी प्लेटो खुद ये स्वयं कहते हैं कि कवि हो या चित्रकार हो, वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है। जैसे एक ईश्वर है और ईश्वर के ही द्वारा कोई चीज़ें बनाई जाती हैं या उनका नकल ही किया जाता है, मानव कोई रूप को साक्षात बनाता नहीं है। तो इनका यही मानना था कि कवि हो या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है। प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत पे देखें तो उनका सिद्धांत दैवीय प्रेरणा सिद्धांत, यानी उनका मानना है कि हर एक चीज़ ईश्वर बनाता है और ईश्वर की ही अनुकरण करके कोई कलाकार बनाता है या फिर कोई भी मनुष्य उसका नकल ही करता, वो स्वयं उस चीज़ को ईजाद नहीं कर सकता है। तो इनकी काव्य उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत की बात करें तो इनका खुद मानना है कि काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय जो उन्माद है उसका परिणाम है। प्लेटो ये स्वयं कहते हैं कि काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। दूसरी बात इन्हीं के द्वारा ये भी कहा गया है, कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर कहता है। यानी जब भी कभी भी क्वेश्चन में आए उपयोगितावादी दृष्टि, दूसरी चीज ईश्वर कोई भी चीज प्रदत्त कर रहा है, तो ये कहना किसका होगा, प्लेटो का होगा, क्योंकि उनका मानना ही है कि अंततः जो मूल है वो दैवीय प्रेरणा से सब कुछ संचालित होता है। तो कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी के समान है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक बीड़ा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि तो केवल एक माध्यम है, वास्तविक रचयिता तो ईश्वर है। यानी हर एक वाक्य में आपको एक पहचानने को इनसे ये मिल जाएगा कि इनके वाक्यों में ईश्वर केंद्रीयता में आएंगे।
दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर काव्य रचा ही जा रहा है समाज के लिए, तो प्लेटो ने काव्य को नैतिकतावाद एवं उपयोगितावादी दृष्टि से देखा है। उनके अनुसार वही काव्य ग्रह है, मतलब कि अपने को ग्रहण करने योग्य है, जो मनुष्य में क्या करे, नैतिक विधान को संचार करे एवं एक आदर्श नागरिक बनाने का काम करे। प्लेटो के बारे में ये भी देखिए कि काव्य और कवि पर 3 गंभीर इन्होंने आरोप लगाए हैं। पहले तो इन्होंने बता दिया कि साहित्य बेसिकली किस चीज़ के लिए है, साहित्य को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो साहित्य की दृष्टि में इन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि प्लेटो का विचार है कि देखिए काव्य जो है ये मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। जब इनके अनुकरण सिद्धांत की बात करते हैं तो वो मानते हैं कि ये मिथ्या जगत भी है और मिथ्या झूठी अनुकृति भी है। यह अनुकृति मिथ्या एवं भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी यानी नकल जो होता पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। जिन वस्तुओं का हमारे दिमाग में आता है ना कि कुछ नया क्रिएट करे, सत्य रूप में वो मेरे दिमाग में नहीं आया, वो ईश्वरीय प्रदत्त है, कभी उनके दिमाग में आया, वही चीज़ें हम गढ़ने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में कवि या कलाकार क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नकल करता है, वो खुद से इजाद नहीं करता है। तो प्लेटो का मान्यता ये भी था कि कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। ये चीज़ आप द्विवेदी युग में भी ऐसे कोटेशन पढ़ते होंगे कि केवल जो कवि का कर्म मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि काव्य में जीवन का मर्म भी होना चाहिए। तो सेम चीज़ प्लेटो भी कहते हैं। प्लेटो के भी ये विचार थे कि कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सबसे पहले सुनते हैं वो उदात्त विचारों वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा समाज बनता है और सामाजिक उपेयता यानी समाज में योगदान और नैतिकता के लिए ही तो कविता लिखा जाता है। तो दोनों चीजें इनके काव्य संबंधी सिद्धांत तो हो ही गए कि प्लेटो ने क्या किया। प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत क्या थे? ईश्वर कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी के समान है, स्वर फूंकने का काम उसमें ईश्वर करता है। दूसरी बात कि नैतिकतावादी दृश्य काव्य लिखना चाहिए, मनुष्य में नैतिकता केंद्र में होता है। इसके अलावा जब इनके अनुकरण सिद्धांत की बात करें, क्योंकि इनका दूसरा सिद्धांत अनुकरण, हालांकि ये हमारे सिलेबस में उस तरीके से नहीं दिया है, फिर भी बात करें इनके अनुकरण सिद्धांत पे, तो इनका मानना यही है कि कवि हो या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है। अतः वह क्या है, मौलिक तो है नहीं, वह अमौलिक एवं अज्ञानी है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो कवि या चित्रकार का महत्व जो है मोची या बढ़ई से वो कम आंकते हैं। प्लेटो का कविता पर यह भी आक्षेप है कि अगर देखा जाए तो कविता की समाज के लिए उपयोगिता क्या है, अगर वो नहीं उपयोगी है तो फिर अनुपयोगी और महत्वहीन है और उसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब वो अनाचार का पोषण कर रहा है। तो अगर किसी भी समाज में कोई काव्य रचा जा रहा है तो सत्य न्याय सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब उस राज्य के सभी निवासी अपनी वासना भावनाओं और नियंत्रण रखें और विवेक से काम करें। तब तो मन लगेगा कि हाँ, ये काव्य रचना कार्य करने वाले जो भी ने काव्य रचा उन्होंने समाज को कुछ अपनी उपयोगिता सिद्ध की, कुछ दिया है। इनके बारे में बात करें प्लेटो के अनुसार जो है कि उन्होंने कवि और काव्य पर कुछ आरोप लगाए हैं। जैसे उन्होंने कवि पर 3 गंभीर आरोप लगाए हैं कि काव्य जो है वो अनुकृति की अनुकृति है, वही हमने बताया कि नकल को ही बोलते हैं। इनके अलावा कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का भी प्रचारक है, अज्ञानी भी है, अज्ञानता का प्रचारक भी है। ये उन पे आरोप लगा दिए क्योंकि इन्होंने कहा ना कवि हो या चित्रकार वस्तुतः वो कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता, अतः वह अमौलिक है और अज्ञानी भी है। कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी होता है, तो अगर वो सही कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब वो अनाचार का पोषण कर रहा है। और प्लेटो स्वयं भी एक कवि थे, उनकी काव्य रचनाएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्क्स में संकलित भी है, लेकिन इनका मानना है कि जो भी काव्य कर्म करे वो सही ढंग से करे। प्लेटो के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? तो अनुकरणात्मक काव्य है जिसको हम गद्य कहते हैं, वर्णनात्मक प्रगीत या डिंडरैल कहते हैं वो पद्य है, और एक मिश्र काव्य जिसको हम लोग गद्य या पद्य मिला के चंपू काव्य कहते हैं। तो इन्होंने उसके आधार पे भी बांटा है चंपू काव्य पे। अब अनुकरणात्मक में प्रहसन व्यंग्य ये भी आता है, दुखांतक भी आता है, और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रगीत या डिंडरैम में शब्द माधुर्य लास ये आता है। बाकी मिश्र काव्य या चंपू काव्य होता ही है। इनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं कि प्लेटो ने काव्य की देवी को किसको माना है? तो काव्य की देवी म्यूजेज को कहा है। प्लेटो ने त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण कर व्यक्ति को उन्मादग्रस्त करने वाली रचना भी माना है। तो प्लेटो का क्या मानना है? प्लेटो का मानना है प्लेटो ने त्रासदी को
दूषित विचारों का पोषण कर व्यक्ति को उन्मादग्रस्त करने वाली रचना माना है। प्लेटो काव्य को जला देने की बात कहते हैं। प्लेटो कवि की तुलना में मोची को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये भी बहुत अलग बात है कि वो काव्य को ज्यादा काव्य को तवज्जो देने के बजाय ज्यादा मोची को देते हैं। तो इनके काव्य संबंधी सिद्धांत यही थे। दूसरा इनका जो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है, तो प्लेटो के अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं, एक आदर्श रूप, एक वास्तविक रूप, एक अनुकृत रूप। उनका ये मंतव्य है कि ईश्वर कोई भी चीज बनाता है, अतः ईश्वर ही तो सत्य है। और वास्तविक रूप में कारीगर जो बनाता है वो सत्य से दोगुना दूर है, क्योंकि कारीगर ईश्वर की वस्तु की नकल कर रहा है। और कारीगर अगर उसकी नकल करता तो उसका भी, ये तो आदर्श रूप तो ईश्वर ने बनाया, फिर कारीगर बनाता है वास्तविक रूप, तो वो दुगुना दूर है। तो अब जो बनाएगा वो तिगुना दूर होगा, यानी कलाकार जो बनाएगा उसका अनुकृत रूप वो तिगुना दूर होगा। तो ये हो गया अनुकरण का अनुकरण सिद्धांत। तो ये है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। उदाहरण के रूप में अगर एक एग्जाम्पल लें कि ईश्वर ने पलंग का आदर्श रूप बनाया, अतः ये रूप सत्य है, और कारीगर ने आदर्श रूप की नकल करते हुए वास्तविक पलंग बनाया, और कलाकार ने उसका चित्रण करके फिर से पलंग बनाया, तो वो तिगुना है, यानी अनुकरण का अनुकरण हो गया। तो इस तरीके से अब जो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में भी कुछ विशेष तथ्य हैं। जैसे प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल है। वो मानते हैं कि अगर किसी ने अनुकरण किया मतलब पूर्ण रूप से वो नकल कर लिया। और प्लेटो के अनुसार कभी अनुकरण का अनुकरण करता है, तो वही हमने बताया आदर्श रूप का अनुकरण कर रहा है वास्तविक में, वास्तविक से फिर से अनुकरण। अतः काव्य या अन्य कलाएं सत्य त्रिधा से, अपना त्रिधा बोले तो तिगुना दूर है, मतलब सत्य से अगर देखें नकल होते होते तो तिगुना दूर हो गया। तो काव्य जो अवधारणाएं इनकी है सत्य से वो तिगुना दूर होने के कारण है, तो वो त्याज्य है। तो प्लेटो के मत की समीक्षा करें अगर, तो प्लेटो ने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार किया, किंतु उन्होंने एक दृष्टि ये रखी कि काव्य जो है मीमांसक ना होकर दार्शनिक एवं राजनीतिक था। उनका लक्ष्य आदर्श गणराज की प्रतिष्ठा, मतलब उन्होंने क्यों लिखा था, वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंग लिख रहे थे, तो उनका लक्ष्य ये था कि हमारा जो आदर्श गणराज उसकी प्रतिष्ठा करे। ऐसी स्थिति में कविता का अपमान यदि उसके द्वारा हो भी गया तो क्या आश्चर्य की बात, उन्होंने अपने परिवेश के लिए लिखा। उन्होंने लोगों को चेताया कि हमें क्यों लिखना चाहिए, कवि कर में क्या होना चाहिए। तो प्लेटो का चिंतन दूषित एवं पूर्वाग्रह से युक्त था, ये मानते हैं, लेकिन उनको ध्यान में, उन्होंने सिर्फ उपयोगिता को ध्यान में लिखा, वो पशुधर्मिता की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा मानव पशु नहीं है, यदि वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध एवं आनंद को महत्व देता है, इससे उसे मानसिक तृप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे समाज को फायदा नहीं हो सकता। तो ऐसे में कविता मनोरंजन के साथ साथ जो नैतिक संदेश देती है वह किसी से छिपा नहीं है। काव्य का सत्य, शिवम और सुंदरम से समन्वित होना, अतः हर कविता समाज में सदा से है, सदा रहेगी। हाँ, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं, अगर मनुष्य को है तो मनुष्य के लिए वो सही होना चाहिए। तो हम लास्ट में कंक्लूजन करें तो क्या मतलब निकल के आया, तो प्लेटो के बारे में आपको अंततः 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक इनका कि हर एक कविता का अपना एक उपयोगिता होना चाहिए, अगर उपयोगी नहीं है तो फिर इनके अनुसार वो निरर्थक है। दूसरी चीज, कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। तो कविता सत्य से दुगनी दूर हो गई। कविता जो है भावों का उद्वेलन करती है, भाव जो है हमारे प्रकट होते हैं, तो कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। इसलिए अच्छी कविता होगी तो हम कुमार्गगामी या ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। तीसरी बात, कवि का महत्व एक मोची से कम है। कविता अनुपयोगी अगर है, लेकिन ये तो तभी कहेंगे ना कि जब कविता अनुपयोगी है, तभी इनका महत्व एक मोची से कम कहते हैं। काव्य की कसौटी इनके अनुसार सदाचार और उपयोगितावादी होनी चाहिए। और प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन हैं। 3 प्रयोजन में क्या होना चाहिए, इनके प्रयोजन के अनुसार कोई भी काव्य लिखा जाना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, उसमें सत्य का उद्घाटन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उसमें मानव का कल्याण निहित होना चाहिए, तो सत्य बात हो, मानव का कल्याण हो प्लस राष्ट्र का उत्थान हो, बस इनका यही मानना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनके अनुकरण सिद्धांत के बारे में भी बात कर ली और इनके काव्य संबंधी सिद्धांत के बारे में भी बात कर ली। उम्मीद है कि आपको जो है प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत और काव्य के उनके
अनुकरण संबंधी सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। एक उपयोगितावादी दृष्टि से बात हुई है एक जगह में कि कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, वे केवल उनकी छाया या बिंबों का निर्माण करता है। यह अनुकरण वो प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं बल्कि अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से हमने जो है काव्य कला में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है प्लेटो, उनके संबंधी सारे जानकारी ले ली है। और हम कोशिश करेंगे कि काव्य शास्त्र से संबंधी जो क्वेश्चन प्रीवियस में आते हैं उसको भी करा दें और एक एक सिद्धांत हम कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।